So hello everyone, welcome back to the channel. So this is day 3 of आखिरी मौका. वो आखिरी मौका जो क्लास 11th के बच्चों हम तुम्हें दे रहे हैं, वो आखिरी मौका जो तुम खुद को दे रहे हो, वो आखिरी मौका जो प्रूव कर देगा कि तुम लूजर नहीं हो, वो आखिरी मौका जो तुम्हारे एग्जाम स्कोर्स के नंबर्स को पलट के रख देगा. इस आखिरी मौके का पूरा बेनिफिट उठाओ. इस आखिरी मौके के 20 दिन की इस मैराथन सीरीज में हम आपको दे रहे हैं अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज के ईच एंड एवरी चैप्टर का एक अच्छा डिटेल्ड, बहुत ही स्पेशल वन शॉट. स्पेशल वन शॉट क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इस वन शॉट के अंदर बहुत मेहनत की गई है. इसके अंदर सारी की सारी थ्योरी है, हर तरीके के क्वेश्चंस हैं, हर तरीके के नोट्स हैं, हर चीज इसके अंदर आपको प्रोवाइड की गई है. अगर आपने सिर्फ और सिर्फ इस मैराथन सीरीज को फॉलो कर लिया तब भी क्लास 11th के एग्जाम्स में तुम्हारे 90% तो मार्क्स आने तय हैं. इससे ज्यादा आज मैं कुछ कह नहीं सकता. 90% नंबर सिर्फ और सिर्फ इस 20 दिन की शिद्दत से की गई मेहनत से आ सकते हैं. तो बिल्कुल भी मिस नहीं करनी. एक भी चीज नोटबुक में उठा लेना है और हमारे साथ साथ पढ़ना है. फिर हमारा रिचुअल है कि जल्दी से जाइए कमेंट सेक्शन में लिखेंगे अपना नाम, डे कौन सा चल रहा है, एंड आई विल कंप्लीट दिस लेक्चर. अपने आप को याद दिलवाना है कि हमें ये लेक्चर एक ही गो में कंप्लीट करना है, हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है. तो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 3, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग. एक ऐसा चैप्टर जो आपके बेस को बहुत अच्छे से क्लियर करता है और एग्जाम में भी 5 नंबर की वेटेज ये रखता है. एमसीक्यू और 3 मार्कर एक क्वेश्चन इसकी वेटेज रहती है. इसके केस बेस्ड क्वेश्चन पूछना टीचर्स को बहुत पसंद होता है, तो वो भी बहुत शिद्दत से हम आज की क्लास में कवर करेंगे. तो शुरू करें थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग. तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ते हैं दैट इज गैप. गैप वो वाला गैप नहीं जो तुम्हारा और उसके बीच में, वो वाला गैप नहीं, ये गैप अकाउंटिंग वाला है. गैप का मतलब होता है GAAP, दैट इज जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. देखो नाम से समझ आता है जनरली एक्सेप्टेड, जिसको सभी लोग एक्सेप्ट करते हैं. ऐसे अकाउंटेंसी से रिलेटेड प्रिंसिपल्स, मतलब कि ऐसे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस. इसके अंदर बेसिकली क्योंकि चीजों को लिखना भी आना चाहिए, बोलना भी आना चाहिए. सिर्फ ऐसे नहीं कि इसका एक वर्ड का मतलब पता तो ठीक है, नहीं. ये दो चीजें डिफाइन करता है. क्या क्या? एक तो बेटा पेरीमीटर्स और दूसरा कॉन्स्टेंट्स. व्हेन आई से पेरीमीटर्स का मतलब होता है कि किन किन पैमानों पे आपको खरा उतरना है. जैसे कि हम कहते हैं कि जैसे किसी भी चीज की जांच होती है, किसी भी चीज को चेक किया जाता है, तो हम कहते हैं कि इसका ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए. मिल्क है तो उसके अंदर इतना फैट होना चाहिए. दैट आर पेरीमीटर्स. और दूसरा कॉन्स्टेंट्स, कि कुछ चीजों पे ये पाबंदी लगाता है कि ऐसा नहीं करना है. कि जैसे कि आपने कुछ गलत अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को फॉलो नहीं करना है, दैट इज कॉन्स्टेंट. जैसे वो तुम पे लगाती है ना कि उस लड़की से बात नहीं करनी है, वैसे ही कॉन्स्टेंट्स हमारे जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स भी लगाते हैं. तो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है? ऐसे बेसिक रूल्स जो दो चीजें बताते हैं. एक तो पेरीमीटर्स क्या क्या होना चाहिए और कॉन्स्टेंट्स की क्या क्या नहीं होना चाहिए. ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं जनरली एक्सेप्ट किए जाते हैं बाय द ऑल अकाउंटेंट्स. और ये क्या करते हैं? मेरे थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग है, जिसके बेसिस पे सारी की सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती है. बेसिक मतलब समझ आया? चलो जी, अब हम बात करते हैं कि अकाउंटिंग में इंडियन कॉन्टेक्स्ट क्या है. ये तो समझ आया कि ग्लोबली क्या एक्सेप्ट किया जाता है, इंडिया में क्या एक्सेप्ट किया जाता है. देखो इंडिया में दो तरीकों की फर्म्स मानी जाती है. एक फर्म हम बोलते हैं कॉर्पोरेट, एक बोलते हैं नॉन कॉर्पोरेट. कॉर्पोरेट का मतलब कंपनीज और नॉन कॉर्पोरेट का मतलब बाकी हर तरीके की फर्म. जैसे कि कोई भी शॉपकीपर देखते हो, कोई कंपनी थोड़ी खोल के बैठे हैं, वो एक पार्टनरशिप फर्म होगी या सोल ओनरशिप होगी, वो सब. तो इन सब के जो नॉन कॉर्पोरेट फर्म्स हैं, इन सब के जो अकाउंटिंग रूल्स बनाता है वो कौन बनाता है हमारे देश में? ICAI. कौन बनाता है हमारे देश में? ICAI. आप में से बहुत सारे बच्चे जो मुझे देख रहे हैं वो फ्यूचर CA बनने वाले हो, और फ्यूचर CA जो बनोगे बेटा वो तुम ICAI से ही पढ़कर बनोगे. तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया वो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं. किसके लिए? नॉन कॉर्पोरेट फर्म्स के लिए. और कॉर्पोरेट फर्म्स के लिए कौन बनाता है? द कंपनीज एक्ट 2013 बनाता है. ठीक है, इसको एक बार हल्का सा रीड कर लेना. फिर आता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स या मैं कहूं GAAP, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, दोनों की डेफिनेशन सेम है, कुछ फर्क नहीं है. अकाउंटिंग प्रिंसिपल का भी मतलब वही है कि दीज आर द बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हिच डिसाइड्स पैरामीटर्स एंड कॉन्स्टेंट्स अंडर विच अकाउंटेंसी शुड ऑपरेट. वो सभी हमें बताते हैं. ठीक है जी.
फिर दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के बीच में मुझे डिफरेंस पता होना चाहिए। एक होता है बेटा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और एक होता है अकाउंटिंग कन्वेंशन। ध्यान से सुनना, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है? देखो, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट नाम से समझ आता है, कॉन्सेप्ट है ये। कॉन्सेप्ट होते हैं बेसिकली थ्योरेटिकली जिनको हम लिख देते हैं कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, दैट आर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। ये क्या है? थ्योरेटिकल प्रिंसिपल्स हैं जो गाइड करते हैं कि आपको अकाउंटिंग कैसे करनी है, पैसे का हिसाब किताब कैसे रखना है। और वहीं पे कन्वेंशन, कन्वेंशन का मतलब होता है राजे ट्रेडिशन, कि मतलब जो चीज करके समझ आती है। मान लो मैंने आपको एक रूल बता दिया कि यार पढ़ाई ना ऐसे ऐसे करनी चाहिए, लेकिन जब तुम एक्चुअली में रियलिटी में पढ़ने बैठोगे तो तुम कुछ और भी सीखोगे। यार ऐसे के अंदर मैं थोड़ा सा ऐसे मोल्ड कर दूं तो बेहतर हो जाएगा। हो जाता है ना ऐसा आपके साथ? तो ये जो तुम प्रैक्टिस को फॉलो करते करते जो सीखते हो उसे आप क्या बोलते हो? कन्वेंशंस बोलते हो। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या हुए? थ्योरेटिकल नॉलेज, थ्योरेटिकल जो रूल्स एंड रेगुलेशंस लिख रखे हैं। और कन्वेंशंस क्या हुए? जब अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को हम करते गए तो हमने जो चीजें सीखी उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? अकाउंटिंग कन्वेंशंस बोलते हैं। क्या लिखा है? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स आर बेसिक assumptions or fundamental propositions within which accounting operates. These are the theoretical guidelines. क्या है ये राजे? theoretical guidelines है, लिखी हुई guidelines है जो हमें बताती है कि ऐसे ऐसे करना है। वहीं पे अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या होते हैं? अकाउंटिंग कन्वेंशंस रेफर्स टू एस्टेब्लिश्ड प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर्स। क्या बोला मैंने? एस्टेब्लिश्ड प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर्स, मतलब कि जो हम प्रैक्टिसेस, जब हम प्रैक्टिकली काम को करते हैं, जो हमने प्रोसीजर डेवलप करे उनको करते हुए जो हमने सीखा, दैट आर कॉमनली एक्सेप्टेड एंड फॉलोड इन अकाउंटिंग। दीज आर प्रैक्टिकल गाइडलाइंस। बेटा ये क्या है? प्रैक्टिकल गाइडलाइंस है, समझे? और ये क्या है? थ्योरेटिकल गाइडलाइंस है। ये क्या है? प्रैक्टिकल गाइडलाइंस एंड स्टैंडर्ड्स फॉलोड इन अकाउंटिंग टू इंश्योर कंसिस्टेंसी, के सभी लोग सिमिलर तरीके से काम करें, फेयरनेस, सही रिजल्ट्स निकल कर आए, एंड ट्रांसपेरेंसी, कोई घपलाबाजी ना हो। दैट ये बेसिकली वो बताते हैं। ठीक है जी। अगली चीज आती है कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के फीचर क्या है? देखो फीचर बड़े सिंपल है कि मैनमेड है ना, इंसान ने बनाया, कोई भगवान ने किसी धार्मिक ग्रंथ में, किसी धार्मिक स्क्रिप्ट में ये लिखे हुए नहीं मिले, हमने बनाए हैं। हमने अपने बिजनेसेस को असिस्ट करने के लिए, इजीली परफॉर्म करने के लिए हमने इनको बना दिया। तो ये क्या है? मैनमेड है। कोई भी चीज मैनमेड होती है तो फ्लेक्सिबल होती है, आप उसको बदल सकते हो, है ना। कोई प्रकृति का रूल थोड़ी है कि इसको बदल नहीं सकते। ग्रेविटेशन थोड़ी है कि भैया हम चाहे तो ऊपर कूद जाएंगे नीचे नहीं आएंगे। अरे भैया नहीं, वो नेचुरल नेचर का लॉ है, उसे आप बदल नहीं सकते। ये फ्लेक्सिबल है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को आप बदल सकते हो, वो कैश बुक का ये फौरन पसंद नहीं आ रहा, बदल के दूसरा कर सकते हो। तो ये क्या है बेटा? फ्लेक्सिबल है। ठीक है, मेन दो है आपके पास, क्या क्या? मैनमेड और फ्लेक्सिबल। फिर आप जो मर्जी लिख सकते हो। ये सर जनरली एक्सेप्टेड होते हैं, सभी इसको एक्सेप्ट करते हैं, इनकी वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस होती है अमंग डिफरेंट अकाउंटेंट्स। तो आप ये बात भी लिख सकते हो। फिर आता है फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस कौन कौन सी है, या मैं कहूं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से। हमने पढ़ा ना अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और अकाउंटिंग कन्वेंशंस। तो अब हम एक एक करके डिटेल्स को समझते हैं कि कितने मेरे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं। सारे के सारे प्रिंसिपल्स को बहुत अच्छे से समझेंगे। पेपर में जो क्वेश्चन आता है आपके पास वो आता है केस बेस्ड क्वेश्चन। एक केस दे देंगे कि भैया ऐसी ऐसी कहानी है, बताइए कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल लगेगा। तो आपको बताना होगा कि ये वाला अकाउंटिंग प्रिंसिपल लगेगा और ये बात बोलेगा, है ना, ये वाला लगेगा और ये ऐसी बात करेगा और इसको आपको फॉलो करना है। कुछ इस तरीके से आपको आंसर्स लिखने होते हैं। एक एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को हम अच्छे से समझेंगे, हर एक के एग्जाम्पल सीखेंगे कि किसका क्या एग्जाम्पल तुम्हारे पेपर में आ सकता है। ठीक है जी, तो जल्दी से शुरू करते हैं। एक एक चीज को बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहला अकाउंटिंग प्रिंसिपल मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, दैट इज गोइंग कंसर्न अजम्पशन। क्या पढ़ाने वाला हूं? गोइंग कंसर्न अजम्पशन। सो गोइंग कंसर्न अजम्पशन क्या कहती है? नाम से समझ आता है, गोइंग चलता रहेगा, कंसर्न मतलब बिजनेस, अजम्पशन मतलब ऐसा हम मानते हैं। हम मानते हैं कि हमारा बिजनेस गोइंग कंसर्न है, चलता ही चला जाएगा। देयर इज नो लाइफ टाइम, कोई इसकी उम्र नहीं है कि जी 70 साल तक ही जिंदा रहेगा, 10 साल तक ही जिंदा रहेगा, ऐसा नहीं है। हम मानते हैं कि हमारा बिजनेस फोरसीबल फ्यूचर तक, मतलब जब तक आप देख सकते हो फ्यूचर तब तक चलता चला जाएगा। हमारी कोई इंटेंशन नहीं है इसको क्लोज करने की। तो कुछ लाइंस आपको एज इट इज याद होनी चाहिए। एमसीक्यूज पकड़ते हैं उन लाइंस को। क्या कहा मैंने?
कहते हैं कि गोइंग कंसर्न असम्पशन कहता है कि ट्रांजैक्शंस को इस तरीके से रिकॉर्ड करो, ये मान के करो कि मेरा जो बिजनेस है shall continue for foreseeable future, चलता रहेगा, and there is no intention to close the business, मेरा कोई इंटेंशन नहीं है मेरे बिजनेस को क्लोज करने का। यहां तक बात समझ आई। अब ऐसा जरूरी क्या है, इसकी एप्लीकेशन क्या है, हर प्रिंसिपल का मैं आपको मतलब समझाऊंगा, उसकी एप्लीकेशन समझाऊंगा, उसके एग्जाम्पल समझाऊंगा, ठीक है। ध्यान से सुनो, इसकी एप्लीकेशन क्या है। गोइंग कंसर्न असम्पशन होने की वजह से ही हम एक काम करते हैं। मान लो मैं कह दूं यार मैंने अपने बिजनेस में ये पूरा का पूरा एलईडी लगवाया, ये डिजिटल पैनल लगवाया और ये 2 लाख का आया। क्या मैं इस पैनल को इसी साल का खर्चा मान लूं? ये 2 लाख का पैनल इसी साल का मान लूं कि सारा खर्चा इसी साल का है? नहीं, क्योंकि ये चलेगा तो ज्यादा 5 साल चलेगा। अगर कोई 2 लाख की चीज ली और वो 5 साल चलेगी तो ये तो गलत हुआ ना कि मैं कहूंगी इसी साल का खर्चा है, पहले साल का खर्चा है। नहीं, मुझे चाहिए क्या ना कि वो 5 साल से बांट दो। सपोज मेरे 2 लाख लगे तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं कहूं भैया ये जो 2 लाख है ना, इनको 5 टुकड़े कर दो, 40,000 हर साल का खर्चा मानो। ये बेहतर है कि नहीं? जल्दी बताइए। मैं यही चाहूंगा ना कि भैया 40,000 हर साल का खर्चा मानो। एक बात बताओ, जब मैं बोल रहा हूँ 40,000 का हर साल खर्चा मानो तो मेरे दिमाग में एक असम्पशन चल रही है। क्या असम्पशन चल रही है? कि आने वाले 5 साल तक मेरा बिजनेस चलेगा। तभी तो देखो, मैं ये मान के चल रहा हूं ना कि मेरा बिजनेस 5 साल चलेगा, तभी ये 40,000 इस साल का खर्चा है, 40 अगले का है, 40 और अगले का है और 40 और अगले का है। समझ है मेरी बात? तो गोइंग कंसर्न असम्पशन क्या कहती है कि आप जब भी अकाउंटिंग करते हो ऐसा मान के चलते हो कि मेरा बिजनेस आगे फॉरसीबल फ्यूचर तक चलता रहेगा और मैं अपने फिक्स्ड एसेट्स के खर्चों को उसी तरीके से राइट ऑफ करता चला जाऊंगा कि 2 लाख इसी साल का खर्चा ना मान के इसको 40,000 5 सालों का खर्चा मैं मानने वाला हूं। क्लियर है? एग्जाम्पल देखिएगा, यही एग्जाम्पल हमने लिखा। कहता है कि कोई भी मशीन या कोई भी बेटा फिक्स्ड एसेट जब आप खरीदते हो तो आप उसको उसी साल का खर्चा ना मान के उसको डेप्रीशिएट करते हो, हर साल का खर्चा दिखाते। जैसे मैंने बोला कि 2 लाख की एसेट थी तो मैं इसको हर साल 40,000 का खर्चा दिखाऊंगा और उसको नाम दे दूंगा डेप्रीसिएशन का। समझ में आई मेरी बात? रीड करो। कहते हैं मशीनरी परचेज फॉर 1,10,000, रेजिडुअल वैल्यू वो बिक जाएगी 10,000 की, तो बेसिकली 1 लाख ही खर्चा हुआ मेरा, 1 लाख ही राइट ऑफ करना है और उसकी यूजफुल लाइफ है मेरे पास 10 साल। तो मैं क्या कहूंगा कि 1 लाख इज रिटर्न ऑफ इन नेक्स्ट 10 ईयर्स, 1 लाख को अगले 10 साल में राइट ऑफ करूंगा और हर साल 10-10 हजार का राइट ऑफ करूंगा। क्लियर हुआ गोइंग कंसर्न असम्पशन? शाबाश। चलो अब ना जो जो हाईलाइटेड लाइंस है उसको अपने नोट्स में लिखते चले जाओ और अच्छे से उसको डन करते चले जाओ कि हमें समझ आ गई है कहानी। अगला प्रिंसिपल आता है मेरे पास कंसिस्टेंसी असम्पशन। कंसिस्टेंट का मतलब होता है सेम चीज को बार बार करते चले जाना। तो अकाउंटिंग में भी कहा जाता है कि कहते हैं कि कोई भी काम करने का अगर आपने एक तरीका पिक कर लिया तो उसी तरीके को साल दर साल फॉलो करना है, तरीका चेंज नहीं करना है। अब सोचने की बात है इस असम्पशन की जरूरत क्यों पड़ी। अगर मैं आपको बोलूं राजे कि ये मेरा ए पॉइंट है और ये मेरा बी पॉइंट है और यहां पर जाने का ये रास्ता है ना, यहां पर जाने का क्या है मेरे पास, एक ये रास्ता है। तो एक बात बताओ, क्या मेरे पास कोई और ऑप्शन है कुछ और करने का? ए से बी पे जाना है, अगर 50 बार जाऊंगा तभी इसी रास्ते से जाऊंगा, तो कंसिस्टेंसी तो मेंटेन हो ही जाएगी। फिर कंसिस्टेंसी असम्पशन की जरूरत क्यों पड़ी? इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि कुछ काम को करने के ज्यादा रास्ते होते हैं। मान लो मैं कहूं कि ए से बी पे जाने का ये भी रास्ता है, ये भी रास्ता है, ये भी रास्ता है, ये भी रास्ता है। तो कंसिस्टेंसी असम्पशन क्या बोलती है बेटा जी? ये कहती है कि यार आप चारों में से कोई मर्जी चूज कर लो, लेकिन जो एक बार चूज कर लिया साल दर साल बदलना नहीं, उसको हर साल वही यूज करना है, वेदर यू आर यूजिंग 1 और 2 और 3 और 4। समझ आई? तो अकाउंटिंग में भी क्या होता है, मेरे पास कुछ काम को करने के कई सारे तरीके होते हैं, उनमें से वो कहते हैं कोई एक अगर आपने चूज कर लिया तो उसी को कंटिन्यूसली बार बार वही करना है, बदलना नहीं है। तो कहते हैं कि जैसे कि 2 मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन है, तो अब यहां तक आएगा, आपको पता होगा कि डेप्रिसिएशन के 2 मेथड होते हैं, वैसे तो ज्यादा मेथड होते हैं, हमारे सिलेबस में 2 ही है, जैसे कि रिटर्न डाउन वैल्यू और स्ट्रेट लाइन। जैसे कि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड एंड स्ट्रेट लाइन मेथड, दे आर इक्वली एक्सेप्टेबल, कोई मर्जी चूज करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, चारों में से किसी मर्जी रास्ते से जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अंडर दिस असम्पशन कहता है द मेथड वंस चूजन एंड अप्लाइड, जो मेथड आपने एक बार चूज कर लिया और अप्लाई कर लिया फिर हर साल वही यूज करना है, चेंज नहीं करना है, दैट शुड बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली ईयर आफ्टर ईयर
टू मेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपेरेबल, हर साल आपको वही चूज करना है ताकि आप इजीली कंपेयर कर सको साल दर साल अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। सॉर्टेड है कहानी। चलो, तीसरी असम्पशन आती है बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज एक्रूअल असम्पशन। एक्रूअल असम्पशन क्या कहता है? देखो, हमने एक चैप्टर भी करा नहीं, अब करेंगे, है ना। अगर तुमने डिटेल्ड लेक्चर्स करे हैं मेरे, तो आपने वो लेक्चर कर लिया है, वो चैप्टर नहीं करा है तो आगे करोगे। दैट इज एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल प्रिंसिपल क्या कहता है? एक्रूअल वर्ड का मतलब होता है कि एक्रू होते चले जाना, मतलब कि कोई भी ट्रांजेक्शन है, अगर उसने टेक प्लेस कर लिया है तो आप उसको रिकॉर्ड कर लोगे, वेदर उससे रिलेटेड कैश आपके पास आया है या नहीं आया फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम्पल के तौर पे, आपने मुझसे पढ़ाई कर ली, हमारे बीच में फीस डिसाइड हुई कि आप मेरे को 20,000 रुपए दोगे, आपने मुझसे पढ़ाई कर ली पूरा साल, लेकिन अभी आपने मुझे पैसे नहीं दिए, तब भी मैं उसको अपनी इनकम मानूंगा। एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहता है कि जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन टेक प्लेस हो जाए, मैंने आपको पढ़ा दिया ना, ट्रांजैक्शन टेक प्लेस हो गई है, तो आप मुझे कल को पैसे दो, चाहे अभी तक आपने मुझे पैसे नहीं भी दिए, लेकिन मैं मान लूं कि मेरी इनकम हो गई है। सिमिलरली मैं गया किसी पिज्जा की दुकान पे, मैंने पिज्जा खा लिया, पैसे नहीं दिए अभी तक, तो भी मैं उसको खर्चा मानूंगा, चाहे मैं उधार पे खाकर आ गया, मैं उसको खर्चा मानूंगा, क्योंकि एक्रूअल असम्पशन कहती है कि जैसे ही ट्रांजैक्शन टेक प्लेस हो गई, गुड्स का ओनरशिप ट्रांसफर हो गया, तो उसके बाद क्या होगा, आपकी लाइबिलिटी टू पे एस्टेब्लिश होगी कि मुझे पे करना ही है। तो जैसे ही ट्रांजैक्शन टेक प्लेस हो जाए, चाहे कैश सेटलमेंट ना हो, तब भी आप उस ट्रांजैक्शन को क्या कर लेते हो, अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लेते हो। रीड करें, कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस एक्रूअल असम्पशन अ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड, ट्रांजैक्शन को बुक्स में रिकॉर्ड कर लिया जाता है एट द टाइम व्हेन इट इज एंटर्ड इनटू, जैसे ही वो हुई, एंड नॉट व्हेन द सेटलमेंट टेक प्लेस, तब नहीं जब सेटलमेंट हो रही है, सेटलमेंट तो क्या पता 2 साल बाद हो पेमेंट्स, लेकिन इसी साल का इनकम एंड एक्सपेंस आप उसको मानोगे। समझ आई मेरी बात? इसी वजह से जो 4 चीजें होती हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को इसी साल का खर्चा माना जाता है, कि मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब होता है कि एक्सपेंस इंकर्ड बट नॉट पेड, कि आपने चीज ले तो ली लेकिन पे नहीं करा, लेकिन आपको इसी साल का खर्चा मानोगे। सिमिलरली इसी तरीके से एक्रूड इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, पैसा कमा लिया लेकिन रिसीव नहीं हुआ, तो आप उसको इसी साल की इनकम मान लोगे। एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या कहता है? चाहे सेटलमेंट नहीं हुई लेकिन ट्रांजैक्शन टेक प्लेस होगी, तो आप उसको रिकॉर्ड कर लोगे। ठीक है, क्या कहता है? दिस कॉन्सेप्ट इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट बिकॉज इट रिकॉग्नाइजेस एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम्स एंड एक्सपेंसेस एज एंड व्हेन ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू इट इज आर एंटर्ड। कहते हैं जैसे ही ट्रांजैक्शन हो जाती है उसी टाइम आप इन चीजों को रिकॉर्ड कर लेते हो। अंडर दिस कॉन्सेप्ट प्रॉफिट इज रिगार्डेड एज अर्नड एट द टाइम गुड्स और सर्विसेज आर सोल्ड। जैसे ही मैंने पढ़ा दिया, मैं उसको इनकम मान लूंगा, ठीक है, तो अपनी इनकम में ऐड कर दूंगा। और जैसे ही आपने गुड्स बेच दिए, आइदर दैट इज द लीगल टाइटल इज पास, जैसे ही अपने सामान का लीगल टाइटल पास कर दिया, वो इन रिटर्न, और जैसे ही मैं किसी को सामान दे दूंगा तो उसकी एक लीगल ऑब्लिगेशन बन जाएगी कि वो मुझे पेमेंट करे, तो उसी टाइम आप क्या कर लेते हो बेटा, उसको रिकॉर्ड कर लेते हो। एंड दिस इज माय एक्रूअल असम्पशन। ठीक है, इसका मेरे पास क्वेश्चन आता ही आता है, कि जैसे क्वेश्चन आ जाएगा कि हमारा एक एम्प्लॉई है, उसको सैलरी या 10,000 देनी रहती है, तो क्या इस साल का खर्चा माने या ना माने? तो आप कहोगे मानना है भैया, क्योंकि एक्रूअल असम्पशन कहता है जैसे ही आपने सर्विसेज ले ली है, आप उसको इस साल का एक्सपेंस मानो, चाहे सेटलमेंट हुई है या नहीं हुई है। ठीक है जी, चलो 3 हमारे कॉन्सेप्ट्स डन हुए। सो नेक्स्ट आता है मेरे पास अकाउंटिंग एंटिटी या फिर बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल मुझे कहता है कि देखो, बिजनेस जो है वो एक सेपरेट एंटिटी है फ्रॉम द ओनर। बिजनेस अलग है, ओनर अलग है, बिजनेस के खाते अलग मेंटेन होंगे, ओनर के खाते अलग मेंटेन होंगे। इसकी देखो बहुत सिंपल सी बात है, वो कहते हैं कि मिक्स मत करो भाई, मैं और विद्यम के जो अकाउंट है वो सेपरेट मेंटेन होते हैं, मेरे अलग होते हैं। मैं कुछ पर्सनल खर्चा करता हूं तो वो मेरा पर्सनल खर्चा है, वो विद्यम का खर्चा नहीं है। विद्यम कोई खर्चा करता है तो वो विद्यम का खर्चा है, वो मेरा खर्चा नहीं है। समझ में आई मेरी बात? तो इसी वजह से फिर बिजनेस ओनर को क्या ट्रीट करें, है ना, बिजनेस को ओनर को कुछ तो ट्रीट करना पड़ेगा। तो बिजनेस ओनर को इंटरनल क्रेडिटर के रूप में ट्रीट करता है। बिजनेस ओनर को इंटरनल क्रेडिटर के रूप में क्या करता है, ट्रीट करता है। वो मान के चलते कि बंदा है ना, इसने मेरे को पैसा उधार पे दे रखा है कि ताकि मैं चल सकूं। विद्यम को स्टार्ट करने के लिए पैसा तो चाहिए था, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पैसा तो चाहिए, तो ओनर इनिशियल कैपिटल लगाता है। तो बिजनेस ओनर को कहते हैं कि भैया आप मेरे मालिक नहीं हो, आप मेरे इंटरनल क्रेडिटर हो,
आपको कल को पैसा वापस कर दूंगा, या इस पे ब्याज दे दूंगा, या जो प्रॉफिट कमाऊंगा वो आपको दे दूंगा। सो बिजनेसेस ट्रीट ओनर्स एज इंटरनल क्रेडिटर्स जस्ट बिकॉज ऑफ अकाउंटिंग एंटिटी या फिर बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। किसी भी ओनर की पर्सनल ट्रांजेक्शन्स को बिजनेस कभी भी रिकॉर्ड नहीं करता है, इस चीज का ध्यान रखना। According to the business entity principle, business is considered to be separate from its owners. Business transactions are recorded in books of account for business point of view. Business के हिसाब से transactions को record. So हम कहाँ थे? हाँ. Business transactions are recorded in the books of account from the business point of view. Business के नजरिए से सारे के सारे transactions को लिखा जाता है। मान लो ओनर ने पैसे निकलवाए बिजनेस में से, तो बिजनेस उसको बोलेगा भाई तूने पैसे निकलवा लिए हैं, तो बिजनेस उसको एक तरीके से अपना एसेट मानेगा कि मैं कल को उससे पैसे ले लूंगा ओनर से। ठीक है, तो ओनर के खर्चे अगर बिजनेस करेगा तो बिजनेस क्या इस पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करेगा कि मैंने ओनर से ये पैसे लेने हैं। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, नोट दैट फ्रॉम द ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू। ओनर्स बीइंग रिगार्डेड एज सेपरेट फ्रॉम बिजनेस, वो अलग माने जाते हैं, एंड कंसीडर्ड एज क्रेडिटर्स ऑफ द बिजनेस टू द एक्सटेंट ऑफ देयर कैपिटल। जो उन्होंने पैसा लगाया है, बिजनेस मान के चलता है कि ये तो एक तरीके से मेरे पे लायबिलिटी है, मैं कल को पैसा वापस करूंगा, या उस पैसे के ऊपर उनको ब्याज दूंगा, या उस पैसे के बदले उनको प्रॉफिट देता रहूंगा। सो दिस इज माय अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल। ठीक है, ये सारा अच्छे से रीड कर लेना। चलो जी, फिर आता है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल कहते हैं कि अकाउंटेंसी के अंदर कोई भी चीज जो रिकॉर्ड करोगे वो पैसे के रूप में माप सको, ऐसी चीज होनी चाहिए। जिस चीज को आपको पैसे के रूप में माप नहीं सकते उसको आप अकाउंटिंग में रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते हो, और यही सबसे बड़ी लिमिटेशन है इस प्रिंसिपल की। इसी वजह से बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैं अपने बिजनेस में लिख नहीं पाता हूं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अपने बिजनेस में ये नहीं लिख पाता हूँ कि अगर मान लो मेरे बिजनेस के अंदर ना क्या कहते हैं, मेरा जो एम्प्लॉइज है उनका मोटिवेशन बहुत हाई है, नॉर्मली बाकी लोगों में नहीं है, बाकी बिजनेसेस में है, तो मेरे बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट चीज, बट अकाउंटिंग में उसको लिख नहीं पाता। क्यों नहीं लिख पाता? क्योंकि मैं उसको पैसे के रूप में माप नहीं सकता। तो जो ऐसी चीजें होती है, क्वालिटेटिव नेचर की आइटम्स होती हैं, उनको मैं पैसे के रूप में माप नहीं सकता, इसीलिए रिकॉर्ड नहीं कर सकता। तो मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल की दो मेजर लिमिटेशंस है। पहली क्या है कि ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स दैट कैन नॉट बी मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स कैन नॉट बी रिकॉर्डेड, उनको मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता। और दूसरी क्या है, सुनो, हम मान के चलते हैं, हम नहीं, अकाउंटिंग मान के चलती है कि मनी हैज अ स्टैटिक वैल्यू। क्या मान के चलती है बेटा? मनी हैज अ स्टैटिक वैल्यू। बहुत सारी दुनिया को इसका वर्ड का मतलब नहीं पता, ध्यान से समझना। स्टैटिक वैल्यू का मतलब होता है कि जिस चीज की वैल्यू कभी बदलती ना हो, लेकिन पैसे की वैल्यू बदलती है। कैसे बदलती है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गुड्स बदलती है। जैसे कि आज से 10 साल पहले 100 रुपए में जो सामान आता था, क्या अब 100 रुपए में उतना सामान आता है? नहीं आता। तो इसका मतलब पैसे की वैल्यू बदल गई, है ना, कि पैसे की वैल्यू जो 100 रुपए की 10 साल पहले थी वो आज उससे बहुत कम है। 100 रुपए में पता नहीं कितना कुछ आ रहा था, अब 100 रुपए में कुछ नहीं आता। तो मनी की स्टैटिक वैल्यू तो है ही नहीं, मनी की वैल्यू तो चेंज होती है। लेकिन अकाउंटिंग ऐसा मानने को तैयार नहीं है। अकाउंटिंग क्या कहती है? अकाउंटिंग कहती है, मान लो तुमने 50 साल पहले कोई लैंड खरीदी, कोई जगह खरीदी बेटा 10 लाख रुपए की, तो वो उसको आज भी 10 लाख का ही रिकॉर्ड करती है बुक्स ऑफ अकाउंट में, चाहे उसकी वैल्यू है 2 करोड़ क्यों ना हो गई हो। ठीक है, इसी वजह से लोग बहुत गपलेबाजी भी कर लेते हैं। तो दूसरी दिक्कत क्या है? द वैल्यू ऑफ मनी इज कंसीडर्ड टू हैव स्टैटिक वैल्यू एज द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड एट द वैल्यू ऑन द ट्रांजैक्शन डेट एंड कंटिन्यू टू बी शोन एट द रिकॉर्डेड वैल्यू। कि जिस दिन आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करा उसी पे आप बार बार रिकॉर्ड दिखाते हो। 10 साल पहले जो मैंने 10 लाख की चीज ली, आज ही मैं उसको 10 लाख का ही दिखा रहा हूं। तो ये दो मेजर लिमिटेशन है, समझ आया? चलो अगला देखिए। तो अगला है मेरे पास अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। ये भी बड़ा अच्छा प्रिंसिपल है। देखो, अकाउंटिंग पीरियड का मतलब होता है बांट देना। आपके स्कूल में पीरियड लगते हैं ना, लेक्चर्स लगते हैं ना, कि हम क्या करते हैं, पूरे दिन को स्कूल में हम बांट देते हैं। इसी तरीके से वो कहते हैं कि जो बिजनेस होता है, गोइंग कंसर्न असम्पशन ने बोला कि वो तो फोर्सिबल फ्यूचर तक चलता रहेगा, लाइफ टाइम चलता रहेगा। तो फिर हम उसको जाने कैसे कि वो बढ़िया चल रहा है खराब चल रहा है? जैसे कि मैं कहूँ कि यार बिजनेस है, फोर्सिबल फ्यूचर तक चलता रहेगा। किसी भी चीज का रिजल्ट कब पता चलता है बेटा? जब उस चीज को एंड हो, है ना, कि जब वो खत्म हो जाएगी तभी पता चलेगा कि प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ। लेकिन ये तो हमेशा चलता रहेगा जिंदगी भर, तो इसको आप चेक कैसे करोगे? चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इस बिजनेस की अनलिमिटेड लाइफ को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं, और उस हर छोटे टुकड़े को क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग पीरियड। तो हम क्या करते हैं, बिजनेस की लाइफ को
छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं और हर पीरियड को क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग पीरियड। ऐसा करते इसलिए हैं ताकि हम बिजनेस की परफॉर्मेंस को रेगुलरली चेक कर सके। फाइनेंशियल पोजीशन एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, इन दोनों को इजीली हम टाइम टू टाइम चेक कर सके, इसीलिए हमने क्या करा, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल हम लेकर आए। अगला आता है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। सो देखो फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल क्या कहता है, दो वर्ड से मिलकर बना फुल और डिस्क्लोजर। फुल का मतलब होता है सब कुछ, डिस्क्लोजर का मतलब होता है बता दो। तो फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल कहते हैं कि आप सब कुछ बता दो। सब कुछ का मतलब होता है कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ एंटिटी, कि मेरे बिजनेस के पैसे से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उन सब के बारे में मैं क्या करूं, कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूं। कंप्लीट एंड अंडरस्टैंडेबल, कि सामने वाले को समझ भी आ रही है, नहीं कि मैं इतनी होचपोच गंदे तरीके से लिखकर दे दूं कि भैया सामने वाले को कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो वो अंडरस्टैंडेबल भी होना चाहिए। तो क्या कहते हैं, देयर शुड बी कंप्लीट एंड अंडरस्टैंडेबल रिपोर्टिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ऑल सिग्निफिकेंट, जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है रिलेटिंग टू इकोनॉमिक अफेयर्स। यहाँ पे एक और बात भी बोली जाती है कि चाहे आप लीगली बाउंड नहीं हो, कि सरकार ने लीगली प्रोविजन से नहीं बोला, तब भी अगर आपको कुछ लगता है कि इंपॉर्टेंट है तो आप अपने स्टेक होल्डर्स को, मतलब जिसको भी आपके बिजनेस से फर्क पड़ता है, उन सबको जरूर बताएं। ठीक है जी। अगला प्रिंसिपल आता है बेटा मटेरियलिटी प्रिंसिपल। अक्सर बच्चों को लगता है कि सर मटेरियलिटी और फुल डिस्क्लोजर एक दूसरे के अपोजिट है क्या? नहीं है। फुल डिस्क्लोजर कहते हैं कि कंप्लीट एंड अंडरस्टैंडेबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। मटेरियलिटी प्रिंसिपल क्या कहता है? मटेरियलिटी प्रिंसिपल कहता है हर वो चीज जो मटेरियल है, मटेरियल मतलब काम की है, वो आपको क्या करनी है, अपने स्टेक होल्डर्स को बतानी है। बिना काम की इंफॉर्मेशन नहीं बतानी। अब कैसे पता चलेगा कोई चीज काम की है या कोई चीज बिना काम की है? इसकी डेफिनेशन डिपेंड करती है कॉन्टेक्स्ट में, अमाउंट पे, बिजनेस के टाइप पे, है ना। जैसे तुम्हें लगता है ना कई बार कि सर ये तो आपने बोला ही नहीं था। अरे कुछ चीजें बोलने की नहीं होती, अपने आप समझने की होती है, मटेरियल काम की होती है वो। तो मटेरियलिटी में क्या हमने कहा कि अकाउंटेंसी के कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो डिपेंड करता है कि वो कितनी इंपॉर्टेंट है बिजनेस के लिए। जैसे कि एक चाय की दुकान के लिए एक कप अगर गुम हो जाए, चाय का गिलास गुम हो जाए चाय की टपरी के लिए, तो उसके लिए मटेरियल इंफॉर्मेशन है ना, तो उसके लिए वो काम की इंफॉर्मेशन है। लेकिन एक रिलायंस इंडस्ट्रीज है, उनकी कंपनी के अंदर एक चाय का कप गुम हो जाए, उनको पता भी नहीं चलेगा कि ऐसा कुछ हुआ है, तो उनके लिए वो मटेरियल नहीं है। तो मटेरियल कोई चीज होना हो किस पे डिपेंड करती है कि बिजनेस का साइज कितना है, चीज का अमाउंट कितना है। एक डेफिनेशन दी है वैसे अमेरिकन सिस्टम ने दी है, वो कहते हैं कि कोई भी चीज मटेरियल तब होती है जब उससे किसी इन्वेस्टर का डिसीजन अफेक्ट हो जाए। कि मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज में पैसा लगा रखा है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज को वो हर चीज मुझे बतानी चाहिए जिससे मेरा इन्वेस्टमेंट डिसीजन इंपैक्ट होता हो, तो वो क्या होगी मेरे लिए, मटेरियलिटी प्रिंसिपल ऐसी बात बोलता है। ठीक है। Thus whether an item is material or not will depend on nature और अमाउंट, की वो क्या है, अमाउंट कितने की है, किस बिजनेस के लिए आप वो बात कर रहे हो, उस पर डिपेंड करता है। अगला प्रिंसिपल है प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार इसका सवाल आता है, ध्यान से सुनना। प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल कहता है कि भैया डू नॉट एंटिसिपेट प्रॉफिट्स बट प्रोवाइड फॉर ऑल लॉसेस। डू नॉट एंटिसिपेट प्रॉफिट्स बट प्रोवाइड फॉर ऑल लॉसेस। कहता है अगर आपको लगता है कल को कोई प्रॉफिट होने वाला है तो उसको देखकर नाचना नहीं है, ठीक है, उसको खुश नहीं हो जाना उसको सोचकर, क्योंकि वो हुआ नहीं, एक्चुअली में रियलाइज नहीं हुआ है। लेकिन अगर कल को लगता है कोई लॉस होने वाला है तो आज ही उसका चिंतन शुरू कर दो, आज ही उसके लिए काम शुरू कर दो। समझ आई? अगर कल को लगता है तुम्हें कि प्रॉफिट होने वाला है तो आज नाचना नहीं है, लेकिन अगर लगता है कल को लॉस होने वाला है तो आज ही काम पे लग जाना है, ताकि आप ये कंजर्वेटिव का मतलब होता है कि कंजर्वेटिव अप्रोच रखना, कि एक तरीके से एग्रेशन ना होना आपके अंदर, आप संभल कर खेलोगे। संभल कर तभी खेलोगे कि कल को प्रॉफिट होने वाले हैं तो आज ज्यादा खुश नहीं होना, आज ज्यादा नहीं खर्चना। लेकिन अगर कल को लॉस होने वाले हैं तो आज से कंजूसी शुरू कर दो। ठीक है। इसके दो एप्लीकेशन और बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली एप्लीकेशन है क्लोजिंग स्टॉक की। कहते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक को जो आप वैल्यू करते हो लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे। एग्जांपल के तौर पे मैं कहता हूं कि मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक है 5 लाख का, ठीक है, 5 लाख का है कॉस्ट, मतलब कि इतने का मैंने ये खरीद रखा है, और इसकी मार्केट वैल्यू है, मार्केट में सेल वैल्यू है, बिकेगा कितने का ये, सर ये 7 लाख का बिकेगा। तो मैं इसको कितना मान के चलूं? तो वो कहता है आप इसको 5 लाख ही मान के चलो।
समझ आई? अगर 5 लाख का है, आपको लगता है कि कल को जब इसको बेचोगे 7 लाख का बिकेगा, तो आप उसको 5 लाख का ही मान के चलो। समझ आई? दूसरी बात ये कहते हैं कि मान लो मैं कहता हूँ कि यार मेरी कॉस्ट तो है, मेरे पास जो माल पड़ा है उसकी 5 लाख, लेकिन वो ना आउटडेटेड माल है, मार्केट में सेल वैल्यू है उसकी सिर्फ और सिर्फ 3 लाख, सिर्फ और सिर्फ 3 लाख। तो कहते हैं कि अब कौन सी वैल्यू पे मान के चलो? कहता है ये मान के चलो जो भी कम हो, विच एवर इज लेस, नेट रियलाइजेबल वैल्यू या फिर कॉस्ट, जो भी कम हो उतने का आप मान के चलो, कंजर्वेटिव रहो, संभल कर अपने डिसीजन लो। और दूसरी चीज कहते हैं कि प्रोवाइड करो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। मान लो यार मैंने बाजार से ना 2 लाख रुपए लेने, मेरे बिजनेस के सामान लोग उधार पे लेके थे, तो कहते हैं अगर आपको लगता है कि इसमें से कुछ पैसा डूब सकता है, तो उसके लिए आज ही प्रोविजन बना के रखो कि कल को आपको चोट ना लगे। समझ आई मेरी बात? सो दिस इज प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसका ख्याल रख लेना। चलो अगला आता है मेरे पास कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट कॉन्सेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट मुझे कहता है कि कोई भी एसेट हो आप उसको उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हो। जैसे कि मैंने एक मशीन ली, ठीक है, 4 साल पहले 5 लाख के लिए, तो कहता है उसको 5 लाख का ही दिखाओगे और माइनस करते चले जाओगे हर साल उसका डेप्रिसिएशन। मार्केट में उसकी कीमत कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जैसे कि और आसान एग्जांपल, मान लो मैं कहता हूं मैंने एक नई गाड़ी ली, मैं नई गाड़ी निकलवाई 10 लाख की, मुझे लगता है यार कि ये गाड़ी है ना 10 साल चलेगी, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, हर साल इसकी कितनी वैल्यू कम करूंगा, 1-1 लाख, है ना, कि 10 साल चलेगी तो मैं हर साल 1-1 लाख वैल्यू रिड्यूस करता चला जाऊंगा। मार्केट में उसकी कीमत कुछ ही, आपको पता है कि जैसे नई गाड़ी 10 लाख की निकलवाते ही वो 8 लाख की हो जाती है, 2 लाख तो वही टूट जाते हैं उसके, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता। हमारा हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता मार्केट वैल्यू क्या है, हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं किसी भी एसेट को, कैसे रिकॉर्ड करते हो, बुक वैल्यू माइनस डेप्रिसिएशन, कि जितना जितना आप उसको राइट ऑफ कर रहे हो। 10 लाख है तो 1 साल बाद वो 9 लाख की दिखेगी, 1 साल बाद 8 लाख की दिखेगी, 1 साल बाद 7 लाख की दिखेगी आपकी बुक्स में, चाहे बाजार में उसकी वैल्यू 2 लाख क्यों हो, चाहे बाजार में उसकी वैल्यू 15 लाख क्यों ना हो, तब भी आप किस पे दिखाओगे, बुक वैल्यू माइनस डेप्रिसिएशन पे। यही सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं, आराम से आप रीड आउट कर सकते हो, यही सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है जी। चलो अगला है मैचिंग कॉन्सेप्ट या मैचिंग प्रिंसिपल। ये कुछ कुछ एक्रूअल की जैसा लगता है, बट आप इसको किस तरीके से समझते हो वो सुनो। मैचिंग प्रिंसिपल में ऐसा बोला जाता है कि मैच करो, मिलान करो, किसका, खर्चे का और इनकम का। कहते हैं जो खर्चा इसलिए खर्चा गया कि ये इनकम जनरेट की जा सके, जिस साल वो इनकम जनरेट की गई उसी साल उस खर्चे को लिखो। ज्यादा बोल दिया, मुश्किल बोल दिया, सुनो मैंने क्या कहा, जो खर्चा जिस इनकम को जनरेट करने के लिए किया गया हो, उस खर्चे को उसी साल रिकॉर्ड करो जिस साल ये इनकम जनरेट की गई हो। मतलब कि मेरे पास एक टीचर थे, मैंने उनको 2 लाख रुपए सैलरी दी, 2 लाख रुपए सैलरी डिसाइड करी फॉर द ईयर 2024-25। उस साल उन्होंने जिस क्लास को पढ़ाया उस क्लास से मेरे को आया उस साल 5 लाख का रिवेन्यू आया, इनकम आई। समझ आई मेरी बात? लेकिन इन टीचर से मेरी अच्छी खासी बनती थी, तो मैंने इनके पैसे लटकाता गया और मैंने इनको जो पेमेंट करी 2 जनवरी 2026 को। ध्यान से सुनना मेरी बात। अब कहता है कि ये जो 2 लाख का खर्चा है इसको कौन से साल का खर्चा माना जाए। पे तो करा आपने 2 जनवरी 2026 को, जो कि अकाउंटिंग ईयर 2025-26 का पार्ट है, हाँ कि ना। तो कहता है कि मैं इस साल का खर्चा मानू या 24-25 का खर्चा मानू। फिर मैचिंग कॉन्सेप्ट आता है, भागा 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 भागा, पर बोलता है कि भैया जी जिस साल उन टीचर ने पढ़ाया, जिन बच्चों से तुम्हें फीस रिसीव हुई, उसी साल लिखो। वो साल कौन सा था बेटा, 24-25। तो कहता है मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो खर्चा जिस साल के रिवेन्यू को अर्न करने के लिए किया गया है उसी साल का खर्चा आप उसको मान के चलोगे। समझ आई? तो ये क्या है, 2 लाख 2024-25 का ही खर्चा हमें मानना है। ऐसा उल्टा भी हो सकता है, मान लो कि मेरे एडमिशन डेज चल रहे हैं कोचिंग में, मेरे को पता है कि अप्रैल 26 में ज्यादा बच्चे आएंगे, तो ऐड तो मैं अभी से शुरू करूंगा, तो अभी जो ऐड का खर्चा कर रहा हूँ मैं उसको अगले साल के अकाउंट्स में लिखूंगा, क्योंकि भैया अगले साल की इनकम जनरेट करने के लिए वो किया है। तो मैचिंग प्रिंसिपल मुझे ये बात बोलता है कि खर्चों को मैच करो विद द रिवेन्यूज जनरेटेड। अगला आता है ड्यूल कॉन्सेप्ट, ड्यूअलिटी प्रिंसिपल। कुछ खास बात नहीं बोलता, कहता है हर ट्रांजेक्शन के 2 इंपैक्ट होते हैं, एक डेबिट एक क्रेडिट। मतलब कि हर ट्रांजेक्शन ऑफ अकाउंटिंग के 2 इंपैक्ट होंगे, एक डेबिट का एक क्रेडिट का, एक इंक्रीजिंग का एक डिक्रीजिंग का। मतलब कुछ बढ़ रहा होगा कुछ कम हो रहा होगा,
इस तरीके से दो इम्पैक्ट होते हैं। एवरी ट्रांजेक्शन एंटर इनटू हैज टू एस्पेक्ट्स। कितने हैं बेटा? दो एस्पेक्ट है। कौन कौन से? एक डेबिट और एक क्रेडिट, और इक्वल एंड एक दूसरे के जैसे जैसे अमाउंट, मतलब कि कहता है बराबर होते हैं, जितना डेबिट होगा उतना ही क्रेडिट होगा। इस चीज का खास ध्यान रखना है। ठीक है जी, चलो आई थिंक इसके बाद लास्ट है रिवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। क्या कहता है? रिवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट एक्रूअल कॉन्सेप्ट का ही एक छोटा सा भाई है। रिवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कहता है कि जैसे ही कोई इनकम रिसीव हुई उसको आप रिकॉर्ड कर लो, चाहे पैसे रिसीव हो या नहीं हुए। जैसे ही मतलब आपने कोई सर्विसेज सेल कर दी, मैंने आपको पढ़ा दिया पूरा साल, आपने मेरे को फीस नहीं दी, तब भी वो कहता है आप उसको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लो। मान लो कि आपने इतना पैसा अर्न कर लिया है। क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू रिवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट, रिवेन्यू इज कंसीडर्ड टू हैव बीन रियलाइज्ड। उसको मान लो कि वो रियलाइज हो गया है व्हेन अ ट्रांजैक्शन हैज बीन एंटर्ड इनटू, जैसे ही वो ट्रांजैक्शन हो गई, एंड ऑब्लिगेशन टू पे हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। कि मैंने आपको पूरा साल पढ़ा दिया, अब आपकी ऑब्लिगेशन है कि आप मुझे पे करोगे, तो उसको मैं क्या कर लूं? रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर लूं, चाहे अभी पेमेंट रिसीव नहीं हुई। सो दिस इज माय रिवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। ठीक है जी। लास्ट आता है वेरिफिएबल ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल या वेरिफिएबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। ये क्या कहता है? कहता है कि अकाउंटिंग के अंदर हर ट्रांजेक्शन को आप वेरीफाई कर सकते हो, कि कोई भी ट्रांजेक्शन हुई उसको आप वेरीफाई करो। जैसे मेरे अकाउंटेंट ने क्या करा, मेरे अकाउंटेंट ने बोला सर आज मैंने ना 10,000 रुपए का कोई खर्चा कर दिया, या वो मेरे को कहते हैं कि आज मैंने 10,000 रुपए की स्टेशनरी मंगवा दी अपनी कोचिंग में। मैंने कहा ऐसे कैसे मंगवा दी? मैंने कहा लाइए वेरीफाई करवाइए। तो वेरीफाई करवाने के लिए वो मैम क्या लाएंगी? एक रिसिप्ट लाएंगी, जिस दुकान से सामान आया है उन्होंने क्या भेजा होगा बेटा? बिल बनाकर भेजा होगा। तो अकाउंटिंग के अंदर क्या होता है? वेरिफिएबल ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल का फॉलो होता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन जो होती है उसको वेरीफाई किया जा सकता है। इसीलिए आप एक चैप्टर पढ़ते हो अकाउंटिंग वाउचर्स का। तो वेरिफिएबल ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट होल्ड्स दैट अकाउंटिंग शुड बी फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस। इसका झूठ मूठ नहीं होना चाहिए। Measurements that are based on verifiable evidences are regarded as objective। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है कि सारी की सारी मेजरमेंट्स क्या होनी चाहिए बेटा? वेरीफिएबल होनी चाहिए। ठीक है। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है सही। हाँ, कोई भी मेजरमेंट जो वेरीफिएबल एविडेंसेस, जो सबूतों पे बेस्ड होगी, उसको आप क्या बोलोगे? ऑब्जेक्टिव बोलोगे कि ये ठीक है। ठीक है, चलो अब एंडिंग की तरफ बढ़ते हैं। कुछ छोटे छोटे टॉपिक सुनो। पहला आता है IFRS। IFRS का मतलब है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। तो यहां पर क्या होता है? हम कहते हैं कि इंटरनेशनली, अब जैसे कंपनी है ना, अब कंपनी को बाहर के देशों में भी तो फैलना है। MNC होती है, मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं। तो अब मान लो इंडिया की कंपनी को, टाटा स्टील्स को USA में जाके ऑपरेशंस करने हैं। अब USA की सरकार कहती है ये अकाउंट्स दिखाओ, ये अपने अकाउंट्स दिखाते हैं तो ये इंडियन सिस्टम है, वो कहते हैं ये नहीं चलेगा मेरे भाई। तो टाटा क्या करे बेचारा? ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं, उनको मल्टीनेशनल काफी देशों में एस्टेब्लिश्ड होती है, वो कैसे काम करें? तो वो सारे जिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं उन्हें बोलते हैं IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। ये ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं जो इन सभी ग्लोबल एंटरप्राइजेस को, जो ग्लोबली जाकर डील करते हैं, इन सबको रेगुलेट करते हैं, इन सबके रूल्स एंड रेगुलेशंस डिसाइड करते हैं। समझ आई मेरी बात? सो IFRS क्या है? ग्लोबलाइजेशन हुआ, ये हुआ, वो हुआ, देयरफॉर एक नीड पड़ी सिंगल सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की, जो क्या कर सके? यूनिफाई कर सके अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को वर्ल्ड वाइड, कि पूरे वर्ल्ड वाइड जितनी भी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस है उनको यूनिफाई कर ले। फिर कहता है कि IFRS की वर्किंग क्या क्या है, काम क्या क्या है। IFRS जिसने बनाया, IASB ने, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड, ठीक है क्या भाई? हाँ, इन्होंने बनाया था। तो इसके काम है कुछ, क्या क्या काम? पहला काम तो है इनका कि भैया रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना, दूसरा उनको प्रमोट करना, तीसरा इन दोनों को चेक करना, और चौथा देशों में जाके इंप्लीमेंट करवाना। रीड कर सकते हो आप हल्का हल्का। डेवलप करना, बनाना, प्रमोट करना, और फिर फुलफिल करना पहले और दूसरे काम को, और फिर ब्रिंग अबाउट कन्वर्जेंस ऑफ नेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, कि जो डिफरेंट देश है वहां जाके उनको बोलना कि प्लीज आप IFRS का यूज कीजिए, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, या अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को थोड़ा सा चेंज करके इनके जैसा बना लीजिए। ठीक है, ये चार काम ये करता है, ये चार काम ये करता है। फिर आते हैं हमारे चार सवाल, चारों को ध्यान से देखते हैं, फिर क्लास को खत्म करते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन कहता है
कि प्रोडक्शन मैनेजर इज इंटरेस्टेड इन रिकॉर्डिंग गुड इंडस्ट्रियल रिलेशंस इन अकाउंट। प्रोडक्शन मैनेजर कहते हैं कि मेरे ना रिलेशन बहुत तगड़े हैं भैया इंडस्ट्री में, तो आप उसको अकाउंट्स में रिकॉर्ड करो। हमने कहा भाई कितने के हैं बता, कितने के हैं तेरे रिलेशन बता, गिनती में बता। कहता नहीं बता सकता अमाउंट। हमने कहा नहीं बता सकता तो हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे पास मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल है, हमारे पास मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल है जो बोलता है कि सर सिर्फ और सिर्फ मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल या कॉन्सेप्ट वट एवर यू विश टू राइट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट या प्रिंसिपल है जो कहता है सर सिर्फ और सिर्फ वही चीजें आप रिकॉर्ड कर पाओगे जो पैसे के रूप में मापी जा सकती है। ठीक है, ये इसको रिकॉर्ड मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट आएगा और बोलेगा नो नो नहीं कर सकते। अगला देखो, लॉन्ग टर्म सक्सेस ऑफ द कंपनी इज डाउटफुल ड्यू टू मार्केट कंपटीशन। ये बढ़िया है, कहता है लॉन्ग टर्म में मेरी कंपनी सक्सेस होगी या नहीं होगी इसमें मुझे डाउट है। अरे लॉन्ग टर्म का मतलब पता होना चाहिए। इफ यू आर सेइंग लॉन्ग टर्म तो आपको मतलब पता होना चाहिए। तो यहां पर मेरा एक कॉन्सेप्ट आता है और जो बोलेगा इसको गाली देगा, भाई ऐसे कैसे बोल दिया। दैट इज गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कहता है कि भैया देखो आपको लॉन्ग रन का मतलब ही नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि मेरा बिजनेस तो फॉरसीएबल फ्यूचर तक चलेगा, अनंत काल तक चलता रहेगा। तो हाउ डू यू नो कि डाउटफुल है? तेरे को क्या पता लॉन्ग टर्म का मतलब क्या है? तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट बोलेगा कि भैया ऐसा कुछ नहीं होता, बिजनेस तो हमेशा लॉन्ग टर्म तक चलता ही रहेगा, फॉरसीएबल फ्यूचर तक चलता रहेगा, हमें नहीं पता कि वो सक्सेस होगा या फेलियर होगा। अगला आता है ऑल्दो सेल्स हैव नॉट येट टेकन प्लेस, few reliable customer of company have placed large orders from which huge profits are accepted। कहता है अभी सेल्स नहीं हुई है, सामान बिका नहीं है, लेकिन कुछ मेरे खास कस्टमर थे, उन्होंने बोला कि सर इस अगली बार हम इतना इतना सामान देंगे। अरे मैं खुश हो जाऊं, मैं नाचने लग जाऊं, है ना। अभी सामान उन्होंने लिया नहीं और मैं वियतनाम का टूर प्लान कर लूं। गलत बात है, गलत बात है। क्यों? क्योंकि अभी तो सेल्स रियलाइज नहीं हुई। मुझे क्या रहना है? कंजर्वेटिव रहना है। तो कौन सा प्रिंसिपल लगेगा बेटा? प्रूडेंस। कौन सा लगेगा? प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म, ठीक है, ठीक है। तो जब तक सेल हो ना जाए तब तक खुश नहीं होना है ना। सिर्फ वो तुम्हारे साथ पानी पीने चली गई इसका मतलब ये नहीं है कि यस हो गई है। जब तक यस हो ना जाए तब तक नाचना नहीं है ना। आज कहोगे सर आज तो आप बड़े बड़ी बातें कर रहे हो। बस आज ऐसे ही मेरा भी दिल कर रहा है बातें करने का। तो भैया है ना, पानी पीने का मतलब पक्की हाँ नहीं होती है ना। जब पक्की हाँ हो जाए तब नाच लियो भाई। जब तक मेरे पास फाइनल ऑर्डर पैसे नहीं आए, सेल्स नहीं हुई, तब तक अपन नहीं मानेंगे, तब तक हम वियतनाम का टूर प्लान नहीं करेंगे। लेकिन 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 आ जाएगा फिर मान जाएंगे। ठीक। तो वन ऑफ द शेयर होल्डर्स ऑफ कंपनी हैज इन्वेस्टेड हिज सेविंग्स इन शेयर ऑफ अनदर कंपनी। कहते हैं कि एक शेयर होल्डर है हमारी कंपनी का, उसने कहीं और पैसा इन्वेस्ट करा है। क्या मेरी कंपनी को मतलब है इससे? नहीं है। अरे भैया बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलता है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलता है। क्या बोलता है? वो कहते हैं कि देखो ओनर और बिजनेस अलग अलग है। अगर कंपनी का ओनर शेयर होल्डर होता है जो, उसने किसी और कंपनी का कुछ खरीदा तो कंपनी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये दोनों अलग अलग अकाउंटिंग एंटिटीज हैं। तीसरे का और आंसर भी लिख सकते हो आप, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट, कि रेवेन्यू को तभी रिकॉग्नाइज करो जब सेल्स कंप्लीट हो जाए, ऐसे मत करो। ठीक है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन का यूज भी कर सकते हो आप, कि कोई भी रेवेन्यू तभी रिकॉग्नाइज किया जाता है जब सेल्स कंप्लीट हो जाए, लेकिन यहाँ पे तो सेल्स हुई ही नहीं है। ठीक है, तो अभी आप इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। यहां पर हम आते हैं वन शॉट के एंड पे, और बड़ी बड़ी प्यारी क्लास थी, बहुत मजा आया। आई होप आपको भी मजा आया होगा। लेकिन 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 ये 20 दिन की जर्नी है, अभी तो तीसरा दिन ही है। ठीक है, पूरा तैयार रहना है, एक भी दिन की छुट्टी नहीं लेनी है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है। 20 दिन के अंदर अंदर हम अपनी मार्कशीट को पलटने वाले हैं। जो लोग कहते हैं कि फेल होएगा, उनको दिखा देंगे भाई साहब 90% आएंगे। ठीक है, इस मोटिवेशन के साथ पढ़ाई करनी है। मिलेंगे नेक्स्ट वन शॉट में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय।